सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एमबीएन साइंस स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं के लिए यूट्यूब के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम किरण प्रकाश की का अंतिम पार्ट नंबर 17 लेकर फिर से उपस्थित हैं। आज हम अंतिम टॉपिक परावर्तक दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, दूर स्थित वस्तुएं जो होती हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि बहुत दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए हमें प्रकाशिक उपकरण की सहायता लेनी पड़ती है। तो ऐसे प्रकाशिक उपकरण जो दूरस्थ वस्तुओं के बड़े और स्पष्ट प्रतिबिंब बना देते हैं उन्हें दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी दो प्रकार की होती हैं, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में हम पार्ट नंबर 16 में पढ़ चुके हैं। आज हम परावर्तक दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परावर्तक दूरदर्शी क्या होती है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये ध्यान देना है। देखो, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि अपवर्तक जो दूरदर्शी होती है उसमें अभिदर्शक जो होता है वो एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और बड़े द्वारक के उत्तल जो लेंस होते हैं वो बनाने कठिन होते हैं और बड़े द्वारक के लेंस प्रयुक्त करने से जो प्रतिबिंब बनता है उसमें गोलीय विपथन का दोष भी हो जाता है, जिसके कारण से प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है उसमें गोलीय विपथन का दोष आ जाता है, जिसके कारण से जो अपवर्तक दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए, यानी गोलीय विपथन का जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी उपयोग में ली जाती है। परावर्तक दूरदर्शी में क्या होता है, देखो ध्यान दें। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से अभिदर्शक एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, इसको अभिदर्शक दर्पण, जैसे अपन M1 ले लें, इसको अभिदर्शक दर्पण M1 है। यानी परावर्तक दूरदर्शी में गोलीय विपथन का दोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि परावर्तक दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो चमकीला और स्पष्ट होता है। इसमें अभिदर्शक के जिस प्रकार से अपन ने देखा कि अपवर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और बड़े द्वारक का अभिदर्शक उत्तल लेंस बनाना भी कठिन होता है और अगर बना भी लिया जाए तो उसमें गोलीय विपथन का दोष हो जाता है। उससे बने प्रतिबिंब में गोलीय विपथन का दोष हो जाता है। उस दोष को दूर करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस के स्थान पे अभिदर्शक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह एक परवलयकार दर्पण होता है, यानी अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और इस अवतल दर्पण को एक चौड़ी नली के, यानी इसकी सामान्य अगर अपन रचना देखें तो इस प्रकार की रचना होती है, इस प्रकार की, यानी एक चौड़ी नली के सिरे पर अभिदर्शक दर्पण लगाया जाता है ऐसे। और इस दूर स्थित वस्तुएं जो हैं, जो देखनी है, उसकी ओर नली का खुला सिरा कर दिया जाता है ऐसे। और खुले सिरे से जो प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती हैं वो दर्पण से परावर्तित होकर आती हैं। बीच में इसके एक समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उस समतल दर्पण को अभिदर्शक जो है उसकी मुख्य अक्ष पर ही लगाया जाता है और उसके फोकस के कुछ पहले लगा दिया जाता है। यहाँ पे जैसे ये किरणें परावर्तित होके और समतल दर्पण पर आपतित होती हैं, यहाँ से परावर्तन के बाद में ये किरणें इधर चली जाती हैं। यहाँ एक छोटी नली लगाई जाती है और उस छोटी नली में एक अन्य लेंस जो आंख के समीप रहता है उसको क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। इस प्रकार की इसकी बनावट होती है। ठीक है, यानी परावर्तक दूरदर्शी में एक चौड़ी नली के एक सिरे पर और एक बड़े द्वारक का और अधिक फोकस दूरी का अभिदर्शक दर्पण लगाया जाता है। और बीच में इसकी मुख्य अक्ष पर अभिदर्शक जो दर्पण है उसके फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण लगाया जाता है। समतल दर्पण पर, यानी अभिदर्शक से जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर आती हैं वो समतल दर्पण पर गिर जाती हैं। समतल दर्पण उनको परावर्तित कर देता है एक छोटी नली के अंदर। ठीक है, इसके साथ में एक छोटी नली और जुड़ी रहती है जिसमें एक कम फोकस दूरी का और छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस ही लगा रहता है जो
जो आंख के समीप होता है, यानी यहाँ आंख रखी जाती है, इसलिए इस लेंस को नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, नेत्रिका के समीप यहाँ से जो किरणें आएंगी उनके कारण प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है, ठीक है। और उस प्रतिबिंब के उस प्रतिबिंब से चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्रिका के लिए नेत्रिका में प्रवेश करती हैं, यानी ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है। तो अंत में नेत्रिका इसका आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष सदैव उल्टा बनता है। इसको आगे अपन किरण चित्र आरेख के द्वारा समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पे इसमें जैसे ये अभिदर्शक दर्पण है M1, ठीक है। हाँ, हम प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किरण चित्र बनाते हैं परावर्तक दूरदर्शी के लिए। तो ये अभिदर्शक दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। मुख्य अक्ष पे और यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपन इस प्रकार से लेते हैं। जैसे एक किरण ये ले ली अपन ने ऐसे, और एक किरण अपन इसके साथ में इस प्रकार से ये ले लेंगे ऐसे, ठीक है। ये समांतर किरणें हैं, अभिदर्शक पे आपतित होती हैं। अभिदर्शक से ये किरण यहाँ से परावर्तित होकर इधर आ जाती है इस प्रकार से, और दूसरी किरण है वो भी परावर्तित होकर इधर आ जाती है ऐसे। यहाँ पे अपन 45 डिग्री के कोण पे झुके हुए एक समतल दर्पण का उपयोग करते हैं M2। ये समतल दर्पण है M2, ठीक है। इसके ऊपर ये दोनों किरणें परावर्तित किरणें आपतित होती हैं। अब परावर्तन के बाद में ये किरण इधर चली जाती है ऐसे, और ये किरण भी इधर चली जाती है ऐसे। आगे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें मिल जाती हैं ऐसे। यहाँ पे अपन प्रतिबिंब की रचना के लिए प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जैसे अपन ने बिंब की स्थिति को अपन ये दिखाएंगे कि जैसे ये बिंब की स्थिति है दूर स्थित वस्तु से आने वाली, ये बिंब AB है, ठीक है। बिंब से चल के आने वाली प्रकाश की किरणें अभिदर्शक दर्पण पर आपतित होती हैं। दर्पण से यानी अवतल दर्पण से इनका परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद में ये समतल दर्पण M2 पर आपतित होती हैं, जो अभिदर्शक की मुख्य अक्ष पर ही होता है दर्पण, और 45 डिग्री के कोण पर मुख्य अक्ष के साथ में झुका रहता है। यहाँ पे ये परावर्तित किरणें समतल दर्पण पर गिरती हैं। समतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद में वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बना A' B'। अब इसके सामने अपन यहाँ पे नेत्रिका लेंस लेंगे। इस प्रकार से नेत्रिका की स्थिति को दर्शा देंगे, ठीक है। यहाँ E लिख देंगे और ये नेत्रिका है, ठीक है। तो ये नेत्रिका लेंस हो गया, वो अभिदर्शक दर्पण हो गया। अब इसके बाद में ये जो प्रतिबिंब बनता है ये नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है। नेत्रिका इसका अंत में आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, बिंब के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। उसके लिए आगे अपन इन किरणों को इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे। ये जो किरणें हैं ये यहाँ से और इस प्रकार से अब इन किरणों को, अपवर्तित किरणों को नेत्रिका के कारण यहाँ पे नेत्रिका के कारण जो अपवर्तित किरणें हैं उनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। इस प्रकार से पीछे लेके जाएंगे और इससे किरण के भी अपन पीछे लेके जाएंगे इस प्रकार से। तो ये यहाँ जाके मिला देंगे, ठीक है। तो ये
इसलिए जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश अब नेत्रिका के कारण अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा, वो अपन यहाँ प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ लिख देंगे ए डबल डैश और यहाँ बी डबल डैश, यानी अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका के कारण ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होगा, जो आभासी होगा, सीधा होगा और बिंब के सापेक्ष उल्टा होगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब है वो जो लेंस है नेत्रिका उसके कारण बनता है। ठीक है, अब इस प्रतिबिंब में गोलीय विपतन का दोष नहीं रहता क्योंकि इसमें अभिदर्शक दर्पण प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, ये प्रतिबिंब स्पष्ट और चमकीला दिखाई देता है। तो इस प्रकार से परावर्तक दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। अपवर्तक दूरदर्शी में गोलीय विपतन का जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी उपयोग में लाए जाते हैं। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के लेंस के स्थान पर अभिदर्शक दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि प्रतिबिंब स्पष्ट एवं चमकीला प्राप्त हो। ठीक है, ठीक है। तो परावर्तित जो लेंस के कारण जो अपवर्तित किरणें हैं उनके सामने ये आँख की स्थिति है और यहाँ पे अपन आँख लेंगे तब हमें अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश दिखाई देता है। ठीक है, अभिदर्शक की फोकस दूरी f ली जाती है और नेत्रिका की फोकस दूरी f ही ली जाती है। अब हम दूरदर्शी के लिए दिए गए न्यूमेरिकल को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 50 है। ठीक है, यानी m का मान हमें दे रखा है। यदि नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर हो, यानी L का मान 102 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अभिदर्शक एवं नेत्रिका की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी P का मान हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले यहाँ से इसको हल करते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है प्रश्नानुसार। एक तो हमें आवर्धन क्षमता दे रखी है, यानी m का मान दे रखा है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 50 है और नलिका की लंबाई L का मान हमें दे रखा है। दूरदर्शी ट्यूब की लंबाई जो है वो 102 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ध्यान दें, दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर आवर्धन क्षमता m बराबर f हो बटे में f ही लिख देंगे। ठीक है, f हो अभिदर्शक की फोकस दूरी हो जाएगी, f ही नेत्रिका की फोकस दूरी हो जाएगी। आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर f हो बटे में f ही, जो ऋण चिन्ह आता है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार आता है। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे m बराबर f हो बटे में f ही। m का जो मान है वो अपने को कितना दे रखा है 50, यानी या 50 m का मान रख देंगे और बराबर FO बटे में FE। ठीक है, यहाँ से इसको सरल करेंगे तो FO बराबर आ जाएगा 50 FE, FO बराबर 50 FE आ जाएगा। अब पुनः L बराबर यानी ट्यूब की लंबाई होती है FO प्लस FE। L का मान अपने को दे रखा है 102 सेंटीमीटर। FO की जगह अपन 50 FE रख देंगे और प्लस FE, या ये 51 FE बराबर 102 या FE बराबर आ जाएगा 102 बटा 51 या FE बराबर 51 का इसमें भाग दे देंगे 2 सेंटीमीटर। तो FE का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें, ट्यूब की लंबाई कितनी है 102 सेंटीमीटर है, यानी L का मान 102 है, FE का हमने प्राप्त कर लिया 2, तो F होगा और अपन निकाल लेंगे। पुनः L बराबर होता है FO प्लस FE, यहाँ 102 रख देंगे। FO की जगह FO छोड़ दो
और यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो 2 रख देंगे एफ ई का मान। यहाँ से एफ ओ का मान निकालेंगे तो 100 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभिदर्शक की फोकस दूरी होगी एफ ओ 100 सेंटीमीटर और ये नेत्रिका की फोकस दूरी होगी एफ ई 2 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करनी है अभिदर्शक एवं नेत्रिका की क्षमता। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था क्षमता यानी लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्षमता ज्ञात करने के लिए P बराबर होता है 1/f। लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, यानी P बराबर क्या लिया जाता है 1/f लिया जाता है। यहाँ पे f का मान मीटर में लिया जाता है, तो जो मान हमें सेंटीमीटर में प्राप्त हुए हैं उनको अपन पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्षमता के लिए अपन दोबारा से यहां से देखें, एफ ई का जो मान है वो 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, 2/100 यानी 0.02 मीटर, 0.02 मीटर हो जाएगी। और एफ ओ अभिदर्शक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। 100 सेंटीमीटर को अपन 100 में 100 का भाग दे देंगे तो ये 1 मीटर आ जाएगी, 1 मीटर। ठीक है, अब अभिदर्शक की क्षमता, अभिदर्शक लेंस की क्षमता P बराबर 1/f या P बराबर आ जाएगा 1/f। f की जगह अभिदर्शक की क्षमता निकाल रहे हैं ना अपन, तो इसलिए या P की जगह PO कर देना ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, और 1/f, f की जगह FO कर दें एक बार। ठीक है, अब इसमें PO किसको व्यक्त कर रहा है, अभिदर्शक की क्षमता को। ठीक है, और FO अभिदर्शक की फोकस दूरी है। FO का मान है 1 मीटर, तो 1 में 1/1 या 1 डायप्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिदर्शक की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 डायप्टर आ जाएगी। और नेत्रिका की क्षमता, नेत्रिका की क्षमता उसके लिए PE लिख देंगे। ठीक है ना, E पदाक्षर किसको व्यक्त कर रहा है, नेत्रिका के लिए, तो यहाँ पे PE बराबर 1/f ही लिखेंगे। ये भी FE का मान भी मीटर में लेंगे। ठीक है, अब इसको या PE बराबर 1/FE, FE का मान है 0.02 मीटर वाला मान, 0.02 मीटर। ठीक है, तो इसको इससे विभाजित करेंगे तो ये हमें 50 प्राप्त हो जाएगा, 50 डायप्टर। यानी नेत्रिका जो लेंस है, नेत्रिका की क्षमता तो हो जाएगी 50 डायप्टर और अभिदर्शक लेंस की क्षमता हो जाएगी 1 डायप्टर। इस प्रकार से हम पहले फोकस दूरी निकालेंगे, फोकस दूरी को मीटर में चेंज कर लेंगे और फिर दोनों लेंसों की क्षमता ज्ञात करेंगे। अब हमारे सामने सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11 है। ठीक है, यानी m का मान हमें 11 दे रखा है। इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, D 25 सेंटीमीटर होती है। ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ अपन इसको यहाँ से कर रहे हैं प्रश्नानुसार क्या क्या हमें दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं। आवर्धन क्षमता m का मान दे रखा है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर है 11। ठीक है,
और इसके अलावा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d होती है और d का मान हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11 दे रखी है और d का मान हमें पता होना चाहिए 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो चूंकि यानी आवर्धन क्षमता m बराबर आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस d बटे में f होता है। ठीक है, m बराबर क्या होता है 1 प्लस d बटे में f। m का मान अपने को दे रखा है, ठीक है, d का मान अपने को दे रखा ही है। तो यहाँ से अपन m बराबर 1 प्लस d बटे में f, m की जगह रख देंगे 11 बराबर 1 प्लस 11 बराबर 1 प्लस d, d की जगह लिख देंगे 25 बटे में f। अब इसको सरल कर लेंगे, ये एक इधर लेके आएंगे तो यह लिख देंगे 11 माइनस 1 बराबर 25 बटे में f, या 25 बटा f बराबर आ जाएगा 10। 25 बटा f बराबर आ जाएगा 11 माइनस 1 10, या f बराबर आ जाएगा 25 बटा 10। ठीक है, यहाँ से f बराबर 25 में 10 का भाग देंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस प्रयुक्त किया गया है उसकी फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितनी प्राप्त हुई है 2.5 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान दें, इस प्रकार से ये सरल सूक्ष्मदर्शी के ऊपर न्यूमेरिकल है। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस d बटे में f होती है। इसी प्रकार ये कहा जाए कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो m बराबर d बटे में f होती है। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ध्यान से सूत्र प्रयुक्त करें और फिर f का मान हम 2.5 सेंटीमीटर प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने 17 पार्ट आपने पढ़े हैं। इन 17 पार्ट में आपने एक महत्वपूर्ण चैप्टर किरण प्रकाशिकी को ध्यान से पढ़ लिया है। इसको अच्छी तरीके से आप घर पे याद करें, अपने नोटबुक में इसको लिख लिख के समझें, चित्र बनाएं, ध्यानपूर्वक उनको बार बार उनको रिपीट करते रहें। और जो न्यूमेरिकल वीडियोज में बताए गए हैं वो सारे न्यूमेरिकल निकालें। अन्य न्यूमेरिकल्स जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं उनको भी निकालने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसको आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और जो 17 वीडियो आपके लिए इस किरण प्रकाशिकी के पार्ट में बनाए गए हैं उनको आप समय समय पर देखें, अच्छी तरीके से समझें और समय का सदुपयोग करते रहें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।